गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, इसमें एक बात समझो, अभी पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? जैसे मान लो कि यह कोई प्लैनेट या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसके चारों ओर कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। मान लिया कि यह है, इसके चारों ओर का ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब देखो, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक जानना है, या इसके अंदर किसी पॉइंट की, किसी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक हमको जाननी है, इस लोकेशन की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो उसका जानने का एक तरीका हमारे पास है, और वो है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर रखे गए 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स। और वो फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो हमने फार्मूला बनाया था, E=F/m। फोर्स पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हमको पहले से मालूम है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स इज ऑलरेडी अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसी से एक और भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ये वेक्टर हो गया, एक स्केलर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। स्केलर कैरेक्टरिस्टिक में आसानी होती है कि थोड़ा जोड़ने घटाने में हमको आसानी हो जाती है, वेक्टर सम नहीं निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग किसी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक को पता करने के लिए एक दूसरा हम लोग क्वांटिटी बनाते हैं और उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ये है क्या कि जैसे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कितना भारी या हल्का हो, कोई भी जिसमें मास हो, मटेरियल पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर रखोगे तो वो उस जगह पर कुछ न कुछ एनर्जी गेन करेगा। जैसे अभी हमने ये ऑब्जेक्ट, ये पेन को ही अगर हम यहाँ रखे हैं तो हम ग्रेविटी के ऊपर रखे हैं, तो इससे क्या है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो अर्थ इसको किसी न किसी फोर्स से अपनी ओर खींच रही है और इसलिए इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब सोचो कि अगर नीचे से अर्थ हटा दिया जाए तो फिर इसका क्या होगा? तो फिर हम इसको जहाँ भी रख देंगे, जहाँ छोड़ देंगे, वहाँ ऐसे ही बीच में एयर में, स्पेस में रुका रहेगा और फिर इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो हम अगर देखें कि इसको यहाँ रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होती है, और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन इसमें जो एनर्जी गेन हो रही है वो घट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ता है। जो वर्क डन करते हैं वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम देखें कि हर एक पॉइंट पर इसको रखने पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी या गेन करता है। इसी को हम लोग पोटेंशियल नाम देते हैं। अब देखो, अगर मान लो इस पॉइंट पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा और इस जगह पर रखने के लिए हमको कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि यह तो तुरंत अपने सेंटर की ओर इसको खींचेगा, चाहे ये अर्थ हो, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, या कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट हो, या अपने सेंटर की ओर इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रुका रहने के लिए हमको कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया और वही इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लेकिन अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई, लेकिन अगर इस मास का, इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुई। इसी जगह पर बड़ी मास का ऑब्जेक्ट रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ यह मास पर डिपेंडेंसी हमको हटानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने एक नोटेशन बनाया कि हम 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर रखें और वहाँ तक ले आने में हमको जो भी वर्क डन करना पड़ा वही उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट के लिए। तो अब समझो कि 1 किलोग्राम का हमने बना दिया। मान लो 2 किलोग्राम का ले आए तो वर्क डन हमको जो भी करना पड़ा उस वर्क डन को 2 से डिवाइड कर दो। मान लो 3 किलोग्राम का ले आए तो वर्क डन को 3 से डिवाइड कर दो। यम मास का ऑब्जेक्ट ले आए तो वर्क डन को यम से डिवाइड कर दो। तो आपका पोटेंशियल बनेगा V=W/m। दिस इज वर्क डन पर यूनिट मास एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब बात आती है हम इसको कैसे यहाँ पर ले आए।
यहाँ पर हम कहाँ से ले आए? देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर का जो भी रीजन है उसको कहेंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे अभी हमको पैदल कोई कह दे कि यहाँ से आप कोलकाता चले जाओ, तो अगर मान लो कि यूपी के किसी सिटी से हमको कोलकाता पैदल जाना हो तो दैट इज इन्फिनिटी फार्मिंग, पहुँच तो जाएंगे ही लेकिन वो इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से अगर एक चीटी चल रही है और अगर उस चीटू को आप एक जगह से दूसरी जगह 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने के लिए कह दें तो उसके लिए वही इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है अलग अलग के लिए। तो यहाँ हम लोग इन्फिनिटी किसको मानेंगे? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या प्लेनेट है जो भी है ये, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी होगा इसके लिए। तो हम लोग इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, यम उसका मास मान लो यम है, और उसको यम मास के ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के अंदर, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले आए और वहाँ तक ले आने में हमको वर्क डन W करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर दिस पॉइंट। अब अगर 1 किलोग्राम का मास ले लें, दैट्स वेरी इजी। 1 किलोग्राम का मास लेकर के आए इस पॉइंट तक, जो वर्क डन हुआ वही इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। देखो अब 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से आप इस पॉइंट तक ले आए, तो ये यहाँ से इस पॉइंट तक ले आए, तो मतलब इन्फिनिटी से आप जिस पॉइंट तक ले आए हैं अब उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया? मास कर दिया 1 kg। अगर 1 kg नहीं है तो जितने kg का है उतने से डिवाइड कर देना। हम यम kg का ले आ रहे हैं तो यम से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से यह एक देखो वर्क टन पर यूनिट मास है, तो वर्क का मतलब हो गया जूल और मास का मतलब kg, तो जूल पर kg इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। और देखो यहाँ ये भी स्केलर, तो ये पूरा का पूरा एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। यह एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। इस स्केलर क्वांटिटी से भी हमको इस पॉइंट की लोकेशन, ये लोकेशन जो भी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है। तो इस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक हमको पता चल रही है, लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब ग्रेविटी की पोटेंशियल ये बता रहा है, ये समझो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स ग्रेविटी की पोटेंशियल क्या है। देखो, और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन। पोटेंशियल आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, जब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे क्लास 12th में तो आप वहाँ भी पढ़ेंगे। वहाँ इसकी जगह पर एक चार्ज रख दिया जाएगा, उसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ले आओगे दूसरा तो उस पर फोर्स लगेगा। इस तरह से चीज़ खाली बदलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन, इंटेंसिटी इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन, बट इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। आप एक चीज़ को और इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है, तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अच्छा होता है कि किसी हम डॉक्टर के जो हॉस्पिटल है उसके आसपास हों, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके आसपास हों, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे हॉस्पिटल के आसपास, मेडिकल कॉलेज के आसपास अगर आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आप कहेंगे मेडिकल स्टोर के लिए इस पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, क्योंकि उस लोकेशन पर उस स्टोर का मतलब ज़्यादा होगा। उसी जगह पर अगर आप एक सिंपल अगर जनरल स्टोर खोलते हैं तो कोई विशेष मतलब नहीं बनेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े की दुकानें हैं उनके बीच में एक कपड़े की दुकान आप भी खोलेंगे तो चलेगा, थोड़ा कम होगा ज़्यादा होगा वो तो बेस करेगा कैसा है। लेकिन अगर बहुत सारे कपड़े की दुकान के बीच में आप मेडिकल स्टोर ले जा करके खोल देते हैं तो वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि दैट प्लेस इज नॉट वेरी हैज मोर पोटेंशियल फॉर ओपनिंग अ मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर इज बेनिफिशियल ओनली अराउंड द हॉस्पिटल्स। तो ये समझो कि किसके पास, नियर द हॉस्पिटल, नियर द डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हम क्या जान रहे हैं कि उसके आसपास की लोकेशन की पोटेंशियल क्या है। तो इस तरह से पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन, और उसको बताने का ये तरीका हो गया। और उसके जो डेफिनीशन हम बनाए हैं, हमने क्या किया, यम मास के ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से ले करके
ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक आए, जो वर्क डन हुआ पर यूनिट मास, उसको हमने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल। एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ जब आप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको वर्क डन नहीं करना होगा, बल्कि वर्क डन आपको मिलेगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और अगर इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है, हम जैसा कि माने हैं 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट माने हैं, ये तो हमने बड़ा ऑब्जेक्ट मान रखा है, तो यह इसको खुद अपनी ओर खींचेगा। और अगर छोटा भी है तो भी, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट नेवर रिपल्स। तो अब अगर यह रिपल्स मतलब अगर कोई मतलब रिपल्सन का फोर्स है ही नहीं, तो यह तो हमेशा इसको खींचेगा ही। तो जब खींच रहा है तो आपको तो वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसी ने खुद वर्क डन किया ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पर आपको वर्क डन करना नहीं पड़ा, बल्कि वर्क डन मिला। अब देखो, जब आप किसी भी फील्ड या किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन पॉजिटिव में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यू आर गेटिंग द वर्क डन, मतलब आपको वर्क डन मिल रहा है। तो इस केस में ये जो वैल्यू आती है पोटेंशियल की, इट इज कंसिडर्ड एज निगेटिव। वर्क डन हम करें तो पॉजिटिव, लेकिन हमें वर्क डन मिले तो वो निगेटिव। हम जब काम करते हैं तो उसको हम मानते हैं पॉजिटिव, लेकिन जब हमको मिलने लगता है वर्क डन तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव। तो यहाँ पर हमको वर्क डन मिल रहा, हम कर नहीं रहे, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन एज विथ नेगेटिव साइन। हम जब भी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो ये मानते हैं कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखें डेफिनेशन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब देखो, ये तो हो गया हमारा सिंपल डेफिनेशन कि एक यूनिट मास को कहीं से ले आए इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। अब देखो अगली बात, इफ़ डब्ल्यू जूल वर्क इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि हम मिल रहा है, दिस वर्क इज ऑब्टेन्ड मतलब नॉट डन, क्योंकि हमें करना नहीं पड़ रहा। हम करते तब जब हमको ऐसे दूर ले जाना होता, लेकिन वो तो नज़दीक ले आ रहे हैं। तो if W joule work is obtained in bringing a body of mass m kg from infinity to a point in the gravitational field, then gravitational potential at that point V is equal to work done per unit mass, joule per kg इसका हो गया। Since work is obtained, thus gravitational potential is always negative and it is a scalar quantity। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो देखो, हम लोग मास को पॉइंट मान रहे हैं। अब जैसे अगर हम अर्थ को कंसीडर करते हैं तो अर्थ का हम सेंटर ही कैलकुलेट करते हैं, सेंटर से ही सारी चीज़ें मानते हैं। और चूँकि अर्थ को भी पॉइंट मास माना जा सकता है, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो अर्थ कैन कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास, क्योंकि ये अलग अलग पार्टिकल से मिलके नहीं बना है, बल्कि ये सभी पार्टिकल का कलेक्शन एक ही जगह पर है। हम ऐसा नहीं देखते कि अर्थ के 2 भाग इधर हैं, 2 भाग इधर हैं और सबको जोड़ करके बनाया, नहीं, अर्थ पूरा का पूरा एक ही है, तो हम उसको पॉइंट मास मान सकते हैं। तो देखो, मान लो कि अगर हमको पता करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, तो हमने ये अर्थ को ऐसे मान लिया कि ये अर्थ हो गया, और अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट मान लेते हैं, और इस पॉइंट को कह देते हैं कि ये इन्फिनिटी। इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये इन्फिनिटी पर है। अब यहाँ से हमको मान लो कि किसी एक पॉइंट तक ले आने में वर्क डन कैलकुलेट करना है। अभी इस बात को समझो कि यहाँ से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि यहाँ पर यम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको, ये अर्थ की रेडियस हो गई, आप इस रेडियस को मान सकते हैं आर, ये रेडियस आर हो गई। अब देखो, अगर यहाँ से हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, और ये पी पॉइंट की डिस्टेंस हम मानते हैं कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट यम मास का हमको ले आना है। फिर से समझो, ये अर्थ हो गया, अर्थ हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम,
वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। हमको इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। अब देखो, यम मास के ऑब्जेक्ट को मान लो इन्फिनिटी पर रखा गया है और इन्फिनिटी से हमको ले करके आना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पॉइंट P तक। इसमें एक बात आपको समझनी होगी कि जब हम ले आएंगे तो हमको वर्क डन मिलना शुरू होगा या इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन अगर हम छोड़ दें तब तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में चलना शुरू होगा, लेकिन हमें इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं होने देना है, बल्कि हमको इसको एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ले आकर के पॉइंट P पर रख देना है। तो अब जब हम इसको ले करके आएंगे तो हमको इसको ले आने में कुछ न कुछ फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा। जो भी फोर्स हम इस पर एग्जर्ट करेंगे उस फोर्स की वैल्यू हर जगह चेंज होती रहेगी, इसलिए कि देखो अर्थ का जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो मान लो कि इस जगह पर कुछ होगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स की वैल्यू आती है F इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है G(m1 m2/r²। इसमें एक m1 की जगह तो ये कैपिटल M आ जाएगा, दूसरे m2 की जगह स्मॉल m आ जाएगा, और ये r की जो वैल्यू है जब यहाँ है तो r थोड़ा ज़्यादा है, जैसे जैसे नज़दीक आओगे वैसे वैसे r कम होता जाएगा, और जब यह r कम होगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हमको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि जिससे कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से आगे की ओर बढ़ता चला जाए। तो इसका मतलब कि हमारा फोर्स वेरिएबल है। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पर वर्क डन तो हो रहा है अंडर अ वेरिएबल फोर्स। तो जब वेरिएबल फोर्स से वर्क डन होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो पूरा डिस्प्लेसमेंट होता है होल डिस्प्लेसमेंट को बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, और बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे इतना बड़ा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब किन्हीं एक डिवीजन्स में तो हम मान सकते हैं कि इसमें फोर्स कांस्टेंट होगा, और उतने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और फिर उसी को इंटीग्रेट करके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा देते हैं। ये तरीका होता है। तो हम यहाँ भी यही तरीका फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर दो पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। हम ये दो पॉइंट एज्यूम कर लेंगे और ये मानेंगे कि A से B तक इसको पॉइंट A ले लिया, देखें, consider we have to find gravitational potential at point P at a distance small r from center of earth. To bring an object of mass m from infinity to P, we divide the entire displacement into very large number of equal parts of length dx. Work done in bringing mass m from A to B. पहले हम A से B तक ले आते हैं थ्रू अ डिस्टेंस dx, ठीक है। तो इसके लिए जो स्मॉल वर्क डन होगा वो क्या होगा, dw इज इक्वल टू f इंटू dx। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गए हैं, वो इन्फिनिटी पर तो हमें कोई काम करना है। मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ से शुरू हुआ तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया। अब जब यह A पर है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, वो बात करते हैं। तो देखो A पर इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लग रहा होगा वही G(m1 m2/r²। तो वैल्यू रख दो, G m की वैल्यू कितनी हो गई, एक कैपिटल M और m2 की जगह स्मॉल m बाई इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है सेंटर से, x इंटू dx। ये वैल्यू हो गई स्मॉल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम A to B। Now we have to integrate it from infinity to point P that is at a distance r। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। टोटल वर्क डन for bringing m from infinity to r, that work done will be। अब हम लोग इसी चीज को पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, G(m(m)/x² dx। अब जरा सा ध्यान दो, G(m)(m) का तो कोई लेना देना नहीं है,
जी एम एम हम बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक के लिए किसका, 1/x² dx का। अब मैं इसके इंटीग्रेशन को आपको अलग से समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान से समझना। हम लोगों को फार्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन x⁻n = x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x⁻n dx है, तो ये होता है वैल्यू x⁻n+1, जो भी पावर है एक बढ़ा दो, डिवाइडेड बाई जो न्यू पावर आई। यहाँ पर क्या है, x², मतलब इट कैन बी रिटेन एज x⁻−2 dx। अब जरा ध्यान दो, पावर क्या हो जाएगी, x⁻−2 और +1 डिवाइडेड बाई यही पावर -2 + 1। तो -2 + 1 का मतलब कितना हो गया, -2 + 1 का मतलब हो गया -1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी को x⁻−1 डिवाइडेड बाई -1। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, -1/x। x को पावर -1 है, नीचे ले आए तो x हो गया। ये माइनस को चाहे यहाँ लिखो चाहे ऊपर लिखो, कोई मतलब नहीं, तो -1/x। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू g के बाद इसको सीधा लिख देंगे -1/x। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू r। अब ये वैल्यू आपको रख देना है, लिमिट रखें g अब देखो जब ये वैल्यू रखोगे तो एक बार r, मतलब -1/r, और फिर माइनस, और फिर उसमें -1/∞। देखो इस पर हम बहुत ज़्यादा वो नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये 1/∞ की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, देखो वर्क डन इज इक्वल टू आपको मिलेगा -gm/r। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये अभी वर्क डन हुआ, इससे हमारा कोई वो नहीं हो रहा है। तो ये वर्क डन से एक फार्मूला आप बना सकते हैं यहाँ से। अगर देखा जाए तो अगर मैं एक अलग टॉपिक आपको पढ़ाता कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, derive an expression for gravitational potential energy at a point above the earth surface, तब आप क्या फार्मूला डिराइव करते, तब यही फार्मूला हो जाता। तो अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को घेर करके लिख सकते हैं कि दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशन, या लिख ही देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, सोचना क्या है। दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमको ये एक फार्मूला डिराइव भी हो गया, और ये भी हो गया कि यह हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला बना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और इस फार्मूले से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करते हैं एट दिस पॉइंट। अब आपको ये वैल्यू तो मिल ही गई है, ये देखें नेगेटिव आपको मिल भी गया, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ वर्क डन हमको मिल रहा है, बिना कुछ किए ही आपको ये वर्क डन जो मिल रहा है ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ गई। अब हम पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, gravitational potential at point P is given by V is equal to W by work done per unit mass। वर्क डन की वैल्यू यही पूरा रख देना है, -gm/r डिवाइडेड बाई स्मॉल m। यम से ये यम कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या है, -gm/r। और जरा सा इस चीज़ में देखो कि इस r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उस लोकेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किस बात पर डिपेंड करती है, मास ऑफ प्लैनेट। मतलब
मास अर्थ के मास पर डिपेंड किया। ये प्लेनेट का मास ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट रखे हो एम मास का वो ले सकते हो, व्हाट एवर जो सोर्स बॉडी है वो सोर्स बॉडी का मास हो गया। कैपिटल जी, जो ऑब्जेक्ट है, जो उस पॉइंट पर जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसके मास से कोई लेना देना नहीं है, ये डिपेंड करता है सिर्फ प्लेनेट के मास पर या सोर्स ऑब्जेक्ट के मास पर और उसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस पर। इन्हीं दो चीज़ों पर यह डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर लिया, यहाँ पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव कर लिया। दोनों फार्मूलों को एक साथ हमने लिख दिया जिससे आपको देख कर समझ में आए कि इस फार्मूले में और इस फार्मूले में, यहाँ आप देखें तो अगर हम इसमें बॉडी जो हमने ली है, जो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है, अगर उसके मास को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये फार्मूला मिल जाता है। तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यह एक नया फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा इससे। तो यहाँ से देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू मालूम है तो वहाँ पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वह पोटेंशियल से उस ऑब्जेक्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस जगह पर वो ऑब्जेक्ट कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर इस फार्मूले में हम मास को 1 kg कर देते हैं, इफ m इज इक्वल टू 1 kg, तब क्या होगा? देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यही हम लोगों ने फार्मूला भी बनाया है कि 1 किलोग्राम के मास को अगर एक इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक ले आते हैं तो वही हमारा उस जगह का पोटेंशियल हो जाता है। तो ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एक वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब ये जो भी हम लोगों ने फार्मूले बनाए इन सब में नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई एनर्जी है और वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये नेगेटिव के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैथमेटिकली अट्रैक्शन है ये तो हमको मालूम हो गया, लेकिन ये फार्मूला देख करके आपको कैसे पता चलेगा कि दिस वर्क डन इज ड्यू टू द अट्रैक्शन और रिपल्सन? तो उसका हम लोगों ने एक तरीका बनाया है कि अगर हमें किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, कोई फोर्स है उसके अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं तो काम हमको करना पड़ता है, वर्क डन ऑन बॉडी होता है, और वो जो वर्क डन होता है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज पॉजिटिव। और अगर वर्क डन इज गेटिंग, वर्क डन ऑब्टेन्ड, वर्क डन मिल रहा है तो उस केस में उसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करने का मतलब कि इस चीज को यहां से यहां आना है तो इसको अपने से कोई खींच के ला रहा है, हमें कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ा, हमें कुछ फोर्स नहीं लगाना पड़ा, बल्कि फोर्स ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन देम खुद ही हो रहा है, उनके बीच के अट्रैक्शन की वजह से खुद ही काम हो रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को भी लिखते हैं, यहां हमने लिख दिया नेगेटिव साइन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट दैट इट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। टू बॉडीज, एक अर्थ ले लिया, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, एक प्लेनेट कोई ले लो, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लो, या दोनों प्लेनेट के बीच की बात कर सकते हैं, या एक प्लेनेट और उसके सैटेलाइट के बीच की बात कर सकते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जा सकते हैं। दूसरा अब एक चीज और भी समझते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमको मिल रही है, डिस्टेंस का इस पर क्या असर पड़ता है? अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएं तो क्या होगा? तो जैसे डिस्टेंस तो डिनोमिनेटर में है, देख रहे हैं आप, और सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये चीज घटने लगती है, लेकिन ये तो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब कि अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू कम होगी, और नेगेटिव वैल्यू का कम होने का मतलब कि वो चीज बढ़ना। इस चीज को जरा सा समझ लो खूब अच्छे से। ये रही नंबर लाइन, ये नंबर लाइन हो गया, यहां हम लेते हैं 0, इधर 1 2 3 ऐसे आगे बढ़, मतलब लेफ्ट टू राइट चले तो संख्या बढ़ती गई। आप जब इधर जाते हैं तो क्या लिखते हैं? -1 -2 -3 -4। तो अगर इधर से इधर चलोगे तो भी तो बढ़ रहा है, जब भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो चीज बढ़ती है, नंबर्स बढ़ते हैं। तो यहाँ -4 से अगर राइट में गए तो बढ़ा थोड़ा सा,
तो क्या हो गया, मतलब बढ़ने का मतलब कि ये संख्या तो घट गई। निगेटिव में अगर कोई चीज घटती है तो उसको बढ़ता हुआ मानते हैं। तो यहां पर क्या है कि अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ये पूरी चीज घट जाती है, और पूरी चीज घटने का मतलब कि ये बढ़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव में कोई चीज घट रही है तो समझो वो बढ़ रहा है। तो यहां पर इसके बढ़ने के साथ ये बढ़ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। और ये इंक्रीज होकर के कहां तक जाएगा, देखो ये यहां से मान लो -4 था, -3 हुआ, -2 हुआ, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू -2 से -1, और मैक्सिमम कहां पहुंचेगी, 0। 0 से ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो इसका मतलब यही, इसकी 0 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। इस बात को भी मैंने लिख दिया, एज आर इंक्रीजेज यू मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज एंड यू इज इक्वल टू 0 इज मैक्सिमम। ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक चीज देखते हैं कि मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, अभी तो हमने बात करी कि जैसे मान लो कि ये कोई प्लेनेट है और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आए तो हमको जो वर्क डन हुआ वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम इस पॉइंट पर है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ ले गए, ये क्या बताएगा, तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया वर्क डन, ये आपको बताएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल हम डिफरेंस निकाल दें तो क्या पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना काम करना पड़ा। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इफ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम r1 टू r2 देन चेंज इन u मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हर जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे, u का मतलब आप समझ लो। तो अब हम u का चेंज निकालते हैं, डेल्टा u कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, g m इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। अभी हम लोगों ने क्या किया था, इन्फिनिटी टू r कैलकुलेट किए थे। अब हमें क्या करना है, इसको r1 से r2 कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, इसको जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी g m, और ये इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 1/x, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ, r1 से r2। अब देखो ये g m ऐसे रहने दें, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, -1/r2 माइनस फिर -1/r1। तो ये जो टोटल वैल्यू आती है डेल्टा यू की, ये डेल्टा यू की वैल्यू आपको मिलती है g m, और यहाँ से हम देखते हैं कि ये r1 पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द value of change in gravitational potential energy when a body is moved from a distance r1 to a distance r2 from the given planet or earth, जो भी आप उसकी जगह पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो अगर मान लो कि r1 की वैल्यू r2 से ज़्यादा है, अगर r1 की वैल्यू r2 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, या r1 ज़्यादा है, r1 ज़्यादा है तो 1/r1 कम होगा, और r2 कम है तो 1/r2 इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है ना, तो ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जो वैल्यू आएगी, देखो इफ r1 इज ग्रेटर दैन r2, अगर ऐसा हो कि r1 इज ग्रेटर दैन r2, मतलब पहले दूर था अब नज़दीक ले आए, तो अगर यहाँ r1 माइनस r2 होता तो ये r1 माइनस r2 की वैल्यू पॉजिटिव मिलती, लेकिन r1 ग्रेटर दैन r2 है तो 1/r1 माइनस 1/r2 की जो वैल्यू होगी ये क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। इफ r1 इज ग्रेटर दैन r2 देन डेल्टा u इज इक्वल टू नेगेटिव, देन डेल्टा u इज इक्वल टू नेगेटिव। और ये डेल्टा u के नेगेटिव मिलने का क्या मतलब मिला, मतलब gravitational potential energy decreases. If r1 greater than r2 then delta u equal to negative represent gravitational potential energy decreases.
इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज़ दूर है, R1 दूर था, R2 नज़दीक है, दूर से नज़दीक ले आओगे, अर्थ के सरफेस की बात करते हैं या किसी प्लेनेट की बात करते हैं, प्लेनेट से दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जैसे नज़दीक ले आओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। आप लोगों ने तो वैसे भी पढ़ा होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh, अब h घटा दोगे तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट नहीं गई? तो ये यहाँ से हम लोग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से भी इस बात को यहाँ समझ लिए कि हाँ ऐसा ही होता है। तो यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। नाउ अब इस फार्मूले को भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर ले जाते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो होती है mgh। वो क्या होता है? वर्क डन होता है। हम लोगों ने उसको कैसे पढ़ा है ये भी मैं पहले आपको बता दूं। हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और ये कैसे मिलता था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मिल गया mg के अगेंस्ट आप ले जा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब h हाइट तक ले गए, तो ये वैल्यू है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशनल के फार्मूले से, पोटेंशियल से हम लोग इसी फार्मूले को डिराइव करते हैं और उसको देखते हैं कि मान लो कि m मास का ऑब्जेक्ट है और उसको अर्थ के सरफेस से h हाइट तक हम ले गए। अर्थ के सरफेस का मतलब कि वह, या अर्थ के सरफेस का मतलब भी समझ लो कि वह यहाँ पर रखा हुआ है। तो सेंटर से कितनी दूरी पर हुआ? r डिस्टेंस पर रखा है, सेंटर से r डिस्टेंस पर, और इसको कहाँ से कहाँ ले गए? यहाँ से h हाइट तक ले गए, मतलब r प्लस h पर हम पहुँचाए। देखो, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस अर्थ का मतलब स्मॉल r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, टू अ हाइट h, मतलब r की वैल्यू r प्लस h तक हम इसको ले जा रहे हैं। या आप इसको r1 मान सकते हैं, r1 ये और r2 ये। तो कितना होगा चेंज? तो डेल्टा u की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो सारी चीज़ें यही रहेंगी जैसे हमने इसको किया है, एज इट इज सब कुछ रहेगा। सिर्फ 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह, r1 की जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r, और r2 की जगह हो जाएगा r प्लस h। तो हम इसको करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा u की gmm, और 1/r1 का मतलब देखो, 1/r1 का मतलब 1/r माइनस 1/r प्लस h, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसमें इसका एलसीएम लेते हैं तो आपको ये जो वैल्यू मिलती है, देखो क्या मिलेगी। या एलसीएम से अच्छा होगा कि हम लोग इसमें कॉमन ले लें, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर डालें, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन या एलसीएम लेंगे तो भी आपको आगे यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1/r कॉमन लेते हैं। तो देखो gm/r इसमें बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ अब 1/r हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ माइनस, यहाँ 1 बचा, माइनस, अब देखो 1/r से जब इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी r/r प्लस h। देखो, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इसमें r से डिवाइड कर दिया और r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब r से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ r से r कैंसिल हो गया और यहाँ r/r प्लस h हो गया। अब देखो यहाँ से इस चीज़ को हम ऊपर अब ले जाते हैं और बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए 1 प्लस एक्स पावर n के फॉर्म में होना जरूरी है। ये 1 प्लस एक्स पावर n के फॉर्म में अभी नहीं है, तो बना लेते हैं। देखो डेल्टा u इज इक्वल टू ये gmm/r, आप ऐसे लिखेंगे ही, यहाँ 1 माइनस, देखो इसको अगर हम r प्लस h/r कर दें तो फिर 1/h प्लस r हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं इसको, तब आपको समझ में आएगा। देखो इसको हम r प्लस h/r कर दिए और इस पर पावर -1 लगा दिए, कोई गलती तो नहीं है भाई, r/r प्लस h है, कोई बात नहीं, इस पर पावर 1 है, हमने पावर -1 कर दिया और उलट दिया इसको। अब देखो r से इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस h/r, वैल्यू पूरी रखें, इसको 1 माइनस 1 प्लस h/r, देखो r से r कैंसिल हुआ और प्लस h/r, पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको मैंने बताया था थोड़ा सा ही कि अगर 1 प्लस एक्स पावर n होता है, जहाँ x की वैल्यू बहुत कम हो, तो ये लगभग 1 प्लस nx प्लस nn-1 फैक्टोरियल ऐसे करके आता जाता है। तो हमें हायर टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे n को x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ -1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से समझें,
ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। तो देखो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू GMM/R, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये 1 माइनस H/R हो जाएगा। अब इसमें भी जरा ध्यान से समझो कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अब ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है और कोई नहीं है, 1 माइनस 1 प्लस H/R। अब देखो यहाँ से 1 माइनस 1 ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, H/R। तो फिर इसको और आगे ले आओ, GM ये R से इसमें मल्टीप्लाई होगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ये M रहेगा ही और ये H भी आ गया इसमें। तो अब देखो GM/R², अभी हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M/R²। तो अब आपको उसी फार्मूले से इसको g की वैल्यू रख देनी है। तो मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू MGH, सिंपली दिस वैल्यू वेयर स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM/R²। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से उस फार्मूले को डिराइव कर लिए जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था। तो हम एक पहले दूसरे तरीके से पढ़े थे, आज एक दूसरे तरीके से पढ़ लिया। ये न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने पढ़ा और वो हमने सिंपली जो हमारे क्लासेज में पढ़ाया गया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो MGH वैसे डिराइव किया था। ये MGH न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हमने डिराइव कर लिया। तो यहाँ आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूरा कंप्लीट होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसको कायदे से आपको समझा दिया। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फिर कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।